याद करो ये बात मेरे साथ. Some people have curly brown hair till painted black. Trigonometric ratios. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटा आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फिजिक्स. क्लास 11 के बच्चे खास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतवज्जो हो जाएं. आप लोगों के लिए ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लास 11 का अच्छा रिजल्ट आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएगा. तो बी सीरियस. इस क्लास में आपने बहुत ज़्यादा सीरियस होना है. चैप्टर्स फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आपकी सप्ली आती है तो फिर फिजिक्स में आती है या मैथ्स में आती है. इन दो सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखानी है. परेशान नहीं होना, हमारे साथ चलें. इंशाल्लाह हम आपके पेपर तक के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, लेकिन आप शर्त ये है कि आपने मेहनत करनी है और हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे. तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करोगे बाय हेड टू टेल रूल, एडिशन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वेक्टर, आप वेक्टर को ऐड करते हो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और उसकी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. सो ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में हमने कवर करने हैं. फर्स्ट चैप्टर में अभी नहीं करा रही आप लोगों को, मैं स्टार्ट करा रही हूँ चाहे सेकंड चैप्टर से. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने गौर से समझना है. सेकेंड चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे अबाउट मोशन, डिफरेंट किस्म के मोशंस जो हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. एक चीज़ जो आपको सरसरी सा पता होना चाहिए, आपने पहले क्वांटिटीज़ पढ़ी. फर्स्ट चैप्टर में क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. क्वांटिटीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर इंस्टेंस आपने 3 किलो चीनी लानी है बाज़ार से, तो आपको एक यूनिट पता होना चाहिए. ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड पता है और यूनिट पता है और आपको कंप्लीट बात समझ में आ रही है, वो क्वांटिटीज़ होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़. ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि आप कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हो, कंप्लीटली बता सकते हो बाय अ प्रॉपर मैग्नीट्यूड, कितना आपको चाहिए, मिकदार कितनी चाहिए और यूनिट क्या है. आपको ऑयल चाहिए, 4 लीटर्स आपने ऑयल ले लिया. ठीक है, ये कंप्लीटली आपको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको एक मैग्नीट्यूड चाहिए और एक आपको चाहिए इसका स्पेसिफिक यूनिट. कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो इन दो चीज़ों से आपको कंप्लीटली समझ में आ जाती है, आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ गई. किसी ने आपसे कहा 4 लीटर ऑयल ले आओ, या किसी ने आपसे टाइम पूछा, आपने कहा इट्स 5 PM, आपको कंप्लीट बात समझ में आ गई, दैट क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. फिर आती है वेक्टर क्वांटिटीज. बेटा मैं आपसे कहती हूँ आपने किसी मार्केट जाना है, आपने मुझसे कोई एड्रेस पूछा, मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से 3 मीटर चले जाएं तो आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी. लेकिन मैं आपको नहीं बता रही कि 3 मीटर आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, किस तरफ जाना है. डायरेक्शन के बगैर मैंने आपको एक क्वांटिटी बता दी जिससे कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं हुआ, कि आपको पता नहीं चला कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है. जिसके लिए ऐसी क्वांटिटी जिनके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत है. मैं आपसे कह रही हूँ आप 3 मीटर मूव कर जाओ टूवर्ड्स ईस्ट, तब आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी. बात क्लियर हुई. अब जब मैंने आपको बताई एक डायरेक्शन, तो आपको बात समझ में आई, पूरी बात समझ में आई. 4 न्यूटन की फोर्स लगानी है किसी चीज़ पे इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट. अब आपको समझ में आया कि आपने जो फोर्स लगानी है वो आपने किस डायरेक्शन में लगानी है. ऐसी क्वांटिटीज जिनकी जब तक आपको उसके साथ डायरेक्शन नहीं पता हो, आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आती हैं, वो कंप्लीटली स्पेसिफाई नहीं होती हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. आज वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप अगर पेपर पे रिप्रेजेंट करोगे, आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर देखते हैं. रिप्रेजेंट करने का 2 तरीके होते हैं, एक एनालिटिकल तरीका होता है, दूसरा ग्राफिकल तरीका होता है. एनालिटिकल तरीके में आप किस तरह से इसको शो करते हो, आप या तो आपके पास जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं ए बी, उसके ऊपर आप एक एरो डाल देते हो, तो आपको पता चल जाता है. कहीं पर भी अगर आपके पास किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो डाला होगा, जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर आपके पास एरो होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये वेक्टर क्वांटिटी. दूसरा तरीका ये होगा कि वो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, इस तरह से करके वेलोसिटी होगी तो आपने बोल्ड लेटर्स यूज करने. ये तरीका है एनालिटिकल तरीका, किस तरह से आपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है. ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. फॉर इंस्टेंस आपने ग्राफ पे, पेपर पे आपने बताना है कि आपने किसी चीज पे नॉर्थ डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई है. ठीक है, और वो फोर्स जो है आपने 4 न्यूटन की, फॉर इंस्टेंस 4 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे बाय अ एरो, बाय एन एरो, एरो नहीं एन एरो. ठीक है, एक मैग्नीट्यूड चाहिए होगा आपको, एक स्केल चाहिए होगा. 4 न्यूटन को फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं हमने एक स्केल बनाना है. हमने कहा कि 1 न्यूटन की फोर्स को हम पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर की लाइन से हमने 1 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट किया ऑन अ पेपर. तो 4 न्यूटन की लाइन के लिए हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी.
उस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट इसका टेल कहलाता है, और उस पॉइंट जिस डायरेक्शन में हमने ये फोर्स लगाई थी, इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में हमने वो ये फोर्स लगाई थी, ये जो इसका एरो है, एरो हेड, ये हमें शो करेगा वो डायरेक्शन। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा थीटा फॉर्म कर रहा है, वो थीटा हम लोग फॉर्म कर लेंगे, और ये जो हमारे पास एरो है ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ अ वेक्टर। ये पोर्शन जो इसका होता है इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है और जिस पॉइंट पे ये एंड हो रहा है, जो हमें डायरेक्शन फॉर्म कर रहा है, जहां पर हमारे पास एरो होगी, उसको कहा जाता है हेड ऑफ द वेक्टर। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप समझें, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर 1 है एंड वेक्टर 2 है। इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस हमने कहा कि वेक्टर 1 जो है ये हमारे पास एक वेक्टर है जो वेलोसिटी शो कर रहा है ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरा वेक्टर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी शो कर रहा है ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड। इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए पहला काम करना पड़ेगा, सूटेबल स्केल लेना है। अब 5 मीटर्स पर सेकेंड को आपने पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है? 5 मीटर्स पर सेकेंड को ड्रॉ करने के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल आपको बताएगा, हमने अपनी आसानी के लिए हमने कहा 1 मीटर पर सेकेंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय लाइन ऑफ 1 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर्स पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 5 मीटर्स पर सेकेंड की लाइन ड्रॉ करनी है, और 6 मीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 6 मीटर्स पर सेकेंड 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है ऑन द पेपर। अब बेटा इसको आप रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे? आपने इन दोनों वेक्टर्स में जिनको हमने ऐड करना है, इनमें से किसी भी वेक्टर को एज अ फर्स्ट वेक्टर कंसिडर कर लिया। आपने कहा आपके पास ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकेंड वेक्टर को हमने फर्स्ट वेक्टर कंसिडर कर लिया। आपने स्केल से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, और जो डायरेक्शन है आपके पास, एरो का जो हेड है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। दूसरा जो वेक्टर था हमारे पास, उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? उसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि सेकेंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे होगी। सेकेंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला लेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल इसने बनाया हुआ था। हमने सेकेंड वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ लास्ट वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स हमने ऐड करने थे, फर्स्ट वेक्टर की टेल से हम लास्ट वेक्टर के हेड को मिला लेंगे। इसको हम मेजर करेंगे, इसकी जो लेंथ होगी वो हमें बताएगी कितने मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार से बॉडी ने मूव किया, और जो डायरेक्शन है, जो एरो का हेड है, ये हमें देगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये होता है तरीका हाउ टू ऐड वेक्टर्स हेड टू टेल रूल। ये आप मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पर एलोबरेट नहीं किया। अभी अगर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर नहीं होता तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इस पर मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगी। वेक्टर्स को ऐड करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके तहत हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वेरी सिंपल, रिजल्टेंट वेक्टर, अगर आपने किसी दो वेक्टर्स को ऐड करना है, आपने ए में बी को ऐड किया, वेक्टर ए में बी को ऐड किया, या आपने वेक्टर बी में ए को ऐड कर दिया। पहले आपने बी बनाया, मैंने यहाँ पर पहले बी बनाया, फिर उसमें ए ऐड कर दिया। अगर मैं पहले ए बनाती और उसमें बी ऐड कर देती, दोनों केसेस में जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सेम होगा। यहाँ पर हमने पहले बी बनाया था और फिर उसमें हमने ए को ऐड किया। अब अगर हम पहले ए बना लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और फिर उसमें हम बी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये रहा, हमने पहले ए बनाया और उसमें फिर हमने बी को ऐड कर लिया। अब जो हम रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे बेटा, ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस वन, ये एग्जैक्टली सेम होगा टू दिस रिजल्टेंट वेक्टर जो हम लोगों ने बी को ए में ऐड करके पाया था। सो कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ हमें कहता है कि ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया है वेक्टर्स को, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेम रहेगा। दिस लॉ इज नोन एज द कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए में बी को ऐड किया या बी में ए को ऐड किया, आपके पास रिजल्ट सेम रहेगा। देन कम द एसोसिएटिव लॉ। एक वेक्टर है हमारे पास ए, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, और तीसरा वेक्टर है हमारे पास सी। हमने क्या किया? हमने पहले वेक्टर ए में, यहाँ पर मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास ए था, और इसमें मैंने बी को ऐड कर लिया, ठीक है, ए और इसमें मैंने पहले बी को ऐड कर लिया, सही है। ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास क्या आएगा? ए और बी को जो मैंने ऐड किया, इसकी टेल से मैंने इसके हेड को मिलाया, ये हमारे पास ये वाला जो वेक्टर आ गया, ये ए प्लस बी आ गया। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें एक तीसरा वेक्टर ऐड कर दिया, दैट वॉज वेक्टर सी, ठीक है। इस वाले वेक्टर में मैंने अब एक नया वेक्टर ऐड कर दिया, दैट इज वेक्टर सी। देखो, इस रिजल्टेंट की टेल से मैंने एक नए वेक्टर को जोड़ दिया। अब मेरे पास बेटा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर सी था, पहले मैंने ए प्लस बी किया और फिर मैंने उसमें सी को ऐड कर दिया। रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर के, ये देखो, ये इसके साथ मैंने अभी ये ऐड किया, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर आया। दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। दूसरे केस में मैंने क्या किया कि मैंने पहले सी
सी ड्रॉ किया, सी मेरे पास किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में सी था, ये रहा सी। मैंने सी में ऐड कर दिया बी, ठीक है, सॉरी मुझे सी यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि बी की जगह नहीं, ये था सी में मैंने ऐड कर दिया बी ये वाला वेक्टर है जो कि किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट, और ये हमारे पास वेस्ट की डायरेक्शन में था, ये सी में मैंने ऐड कर दिया बी। रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास कैसे बनेगा सी और बी का, ये जो वेक्टर बनेगा ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। अब मैंने इसमें ऐड करना है ए मेरे पास किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, ये रहा ए, ऐसा ही है बी प्लस सी, ये रहा मेरे पास, ये वाली लाइन है बी प्लस सी, इसमें मैंने ऐड कर दिया ए, ये रहा, सही हो गया। अब मैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर जब ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास सेम वही रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये देखो जैसे ये था मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर, एक लाइन थी जो कि जा रही थी इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, और इसके जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, देखो इस लाइन का और इस लाइन का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम हुआ। समझ कहने क्या मकसद क्या था कि आपके पास 3 वेक्टर्स थे, आपने पहले ए में बी को प्लस किया और फिर उसमें सी ऐड कर दिया। दूसरे केस में आपने क्या किया, बी में सी को प्लस किया और उसमें आपने ए ऐड कर दिया। दोनों केसेस में आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो सेम रहा, ये दोनों रिजल्टेंट वेक्टर सेम है। किस ऑर्डर में आपने इसको ऐड किया उससे फर्क नहीं पड़ा। सम of vectors remain same irrespective of their order or grouping in which they are arranged। जिस ऑर्डर या जिस ग्रुपिंग में भी आपने एटम्स को अरेंज किया उससे फर्क नहीं पड़ता, इनका सम सेम रहता है। आप लिख सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा टू ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, एडिशन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। अब बेटा मैग्नीट्यूड आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, ये तो हेड टू टेल रूल था। हेड टू टेल रूल के अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनसे आप वेक्टर्स फाइंड कर सकते हो, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। पहला जो आपके पास लॉ होता है दैट इज कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ आपको देता है आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करके आप वेक्टर्स फाइंड कर सकते हो। 2 वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, दोनों का आपने स्क्वायर लेकर उनका सम ले लिया, -2 ए बी कॉस एंगल जो ए और ए पे फॉर्म हो रहा होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसका आपने थीटा ले लिया। दूसरा आपके पास जो लॉ होता है दैट इज साइन लॉ। साइन लॉ में आप वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हो, ए अपॉन साइन ऑफ एल्फा पहला वेक्टर इज इक्वल टू बी ऑफ साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन थीटा, सॉरी आर अपॉन साइन थीटा। ये आपके पास साइन ये आपके पास साइन लॉ है और ये आपके पास कोसाइन लॉ है। ये 2 लॉज हैं जिनसे आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, जब भी आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आप सिंपली वैसे ही करते हो जैसे आप स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो। इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। ठीक हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि मैं 4 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बाई 2 तो मेरी फोर्स बड़ी हो जाएगी और फोर्स जो है वो 8 न्यूटन की हो जाएगी। फ्रॉम 4 न्यूटन इट विल टर्न टू 8 न्यूटन। लेकिन अगर मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया होता तो न्यूटन तो फोर्स तो नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्या चेंज हो जाएगा, मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब भी किसी वेक्टर को आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब जो मेरे पास फोर्स न्यू फोर्स होगी, जब मैंने इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 न्यूटन की फोर्स को, तो मेरे पास जो नई फोर्स आएगी वो 8 न्यूटन की होगी और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेटा हमें जब भी हम पढ़ रहे हैं कुछ भी, हमें इंटरेस्ट होता है कोई भी चीज़, कोई भी जो हमारे पास वेक्टर्स है उनकी पोजीशन क्या है। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ की पोजीशन जब आप फिजिक्स में डिफाइन करते हो, आपके लिए एक सिस्टम है 3 परपेंडिकुलर लाइंस का जो आपको एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे
को मिला के किसी भी चीज़ की पोजीशन बताती है। फॉर इंस्टेंस एक पॉइंट है मेरे पास, मैं इस पॉइंट की पोजीशन कैसे लोकेट करूंगी, मैं कहूंगी एक्स एक्सिस पे इतने पॉइंट यूनिट दूर है, वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन ये है और जेड एक्सिस पे इसकी पोजीशन ये है। एक्स वाई एंड जेड सबको मिला के मैं इस पॉइंट की पोजीशन आपको क्लियरली बता सकती हूँ। ये 3 परपेंडिकुलर लाइंस का जो सिस्टम है जिससे हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और चीज़ जो इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हमें सिर्फ पोजीशन बताता है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि आपके पास तमाम एक्स एक्सिस पे की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आप एक यूनिट वेक्टर यूज़ करोगे आई, वाई एक्सिस की पोजीशन को बताने के लिए जे, एंड जेड एक्सिस की यूनिट पोजीशन को बताने के लिए आप जो यूनिट वेक्टर यूज़ करोगे दैट इज के। यूनिट वेक्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 1 होती है, इसलिए मैग्नीट्यूड पे कोई असरअंदाज नहीं होता है किसी भी तरीके से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। रिप्रेजेंट आप किस तरह से करते हो, इसके ऊपर एक छोटी सी कैप डाल के। इसका मैग्नीट्यूड 1 इसलिए होता है कि ये आपको मिलता है जब भी आप किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर था, 4 न्यूटन की फोर्स थी इन द डायरेक्ट आई डायरेक्ट 4 न्यूटन की फोर्स है इन आई डायरेक्शन, या 4 आई आप कह रहे हो। इसको जब आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, 4 न्यूटन से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आई रह जाएगा। यूनिट इसका होता है 1। यूनिट वेक्टर को आप डिफाइन करते हो कोई भी वेक्टर जो सिर्फ हमें जिसके मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है और वो सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर। मोस्ट कॉमनली जो आप यूज़ करोगे वो आई, जे एंड के होगा। बेटा हमने जो पीछे वेक्टर्स की एडिशन पढ़ी, अब हम पढ़ने लगे हैं फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। अगेन एक साफ पेज पे मैं आपको समझाती हूँ। पीछे हम लोगों ने यहाँ पर देखो, मैंने वेक्टर्स को ऐड किया, मैंने ए में बी को ऐड किया, बी में सी को ऐड किया। मैंने क्या किया, मेरे पास जो वेक्टर थे 3 वेक्टर, पहला वेक्टर था मेरे पास ए, दूसरा वेक्टर था मेरे पास बी, यही ऊपर वाला जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कराया था, तीसरा वेक्टर है मेरे पास सी, सी इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। मेरे पास ये जो वेक्टर्स हैं इनकी एक खास मैग्नीट्यूड है और एक खास डायरेक्शन है। मैं जब हेड टू टेल रूल कर रही हूँ, मैं जब हेड टू टेल रूल में इनको ऐड करती हूँ तो मैं किसी भी वेक्टर को पहले से स्टार्ट करके, जैसे मैंने ए को रखा, उसके बाद मैंने इसमें बी को ऐड कर दिया और फिर मैंने उसके बाद इसमें सी को ऐड कर दिया। ए में बी को ऐड किया, बी में मैंने सी को ऐड कर दिया। ऐसे ही किया। मैंने क्या किया, मैंने इन वेक्टर्स को उनकी पोजीशन से उठा के अपनी मर्जी से पोजीशंस पे इनको लगा दिया। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे ना इनकी डायरेक्शन चेंज करने का इख्तियार है, ना मुझे इनकी मैग्नीट्यूड चेंज करने का इख्तियार है। इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए मैं इसको इसी के पैरेलल में इसी तरह का एक वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, और मैं इसको एक इसके पैरेलल मूव करके, एक देखो इसके पैरेलल मैंने इसको मूव किया यहाँ ले आई, इसके पैरेलल मैंने इसको मूव किया यहाँ ले आई, और इसके पैरेलल मैंने इसको मूव किया यहाँ ले आई। ऐसा वेक्टर जिसको मूव करने से, उसी के पैरेलल पोजीशन पे मूव करने से ना उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, इस किस्म के वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर। क्लियर है? बहुत आसान चीज़ें थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बहुत सिंपल चीज़ है बच्चा। आपके पास एक वेक्टर है, ये फॉर इंस्टेंस मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया एंड दैट वेक्टर इज वी। एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर वी। इस वेक्टर को मैंने तोड़ना है, इस वेक्टर को मैंने तोड़ देना है इसके कंपोनेंट्स में। एक्स एक्सिस पे जब मैं इसको तोड़ूंगी, इस वेक्टर को तोड़ के मैं 2 कंपोनेंट्स में चेंज कर सकती हूँ, इसके एक्स कंपोनेंट्स में और इसके वाई कंपोनेंट्स में। इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, जो चीज़ इसकी वाई एक्सिस पे होगी ना, इसका जितना पार्ट, इस वेक्टर का जितना पार्ट वाई एक्सिस पे होगा वो होगा इसका एक्स कंपोनेंट, सॉरी एक्स एक्सिस पे होगा वो होगा इसका एक्स कंपोनेंट, और जो हिस्सा इसका वाई एक्सिस पे होगा वो होगा इसका वाई कंपोनेंट। ये प्रोसेस जिसमें हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर, जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब भी हम किसी वेक्टर को तोड़ देते हैं उसके एक्स और वाई कंपोनेंट या उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। और ये कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड एक्सिस होगा तो हम कहेंगे जेड कंपोनेंट। रिजॉल्व कैसे करना है, इसको तोड़ना कैसे है, बहुत ज़्यादा आसान है, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। ये देखो हमने बनाया एक्स एंड वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने बनाया था एक वेक्टर अपना, ये वेक्टर वी। मैंने इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ूंगी, नहीं ऐसे मार के मैं इसको नहीं तोड़ सकती। इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूँगी, बस टूट गया, मैंने रिजॉल्व कर दिया। कैसे रिजॉल्व किया बेटा, ये मेरे पास था वेक्टर, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की। फॉर इंस्टेंस मेरे पास ओ और ए ये वेक्टर था, ठीक है, ओ इसकी ओरिजिन थी और इसका पॉइंट पोजीशन क्या था हमारे पास, ओ से ए तक ये वेक्टर था। मैंने इसके साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस पे इसको मिला रहा है फ्रॉम द लाइन बी। अब देखो मेरे पास एक वेक्टर आ गया ओ बी,
और एक वेक्टर आ गया मेरे पास ए बी। हेड टू टेल रूल याद करो, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा जिसका टेल पहले वेक्टर से और हेड जो है वो लास्ट वाले वेक्टर से मिल रही होगी। यही हुआ ना, इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर बन गया। और इस वेक्टर को जब मैंने तोड़ा तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स बन गए, एक मेरे पास बन गया ओ बी और एक बन गया ए बी। कैसे तोड़ा मैंने? सिर्फ मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने इस पोजीशन तक, उस पोजीशन पे मैंने ये दो वेक्टर्स बना लिए। मेरे पास एक वेक्टर बन गया ओ बी जो कि कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है ना। ओ बी कौन से एक्सिस पे? एक्स को एक्सिस पे, तो ये इसका हो गया एक्स कंपोनेंट। और दूसरा वेक्टर मेरे पास बन गया ए बी जो कि कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है, तो ये बन गया इसका वाई कंपोनेंट। सो सिंपल। ये देखो, ये वेक्टर था मेरे पास वी, वेक्टर वी, इसका पहला कंपोनेंट बना वी एक्स, एक्स कंपोनेंट बन गया। दूसरा कंपोनेंट बन गया वी वाई जो वाई एक्सिस पे है, वाई कंपोनेंट बन गया। और जो एंगल ये बना रहा था विद एक्स एक्सिस दैट इज नोन एज थीटा। अब बेटा इसका ये वाले जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? याद करो ये बात मेरे साथ। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर till painted black, trigonometric ratios, some people have curly brown hair till painted black। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो किन दो लाइंस के बीच में फॉर्म हो रहा है? वो एक बेस के बीच में फॉर्म हो रहा है और हाइपोटेनस के बीच में। ये एक्स एक्सिस का जो एंगल फॉर्म हो रहा है किसके साथ फॉर्म हो रहा है? बेस और हाइपोटेनस के साथ फॉर्म हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है, बेस और हाइपोटेनस के साथ कौन सा एंगल फॉर्म होता है? कॉस थीटा। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे हॉरिजॉन्टल का? हमने कहा कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा थीटा फॉर्म हो रहा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल है बेटा? कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा इक्वल होता है टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर बेस हमारे पास कौन सी लाइन शो कर रही है? ओ बी। हाइपोटेनस कौन सी लाइन से शो हो रहा है? ओ ए से। या ओ बी को हमने क्या कहा? हमने कहा वी एक्स है ओ बी, और ओ ए क्या है? ओ ए वी है। सो कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो गया? कॉस थीटा हमारे पास इक्वल हो गया टू वी एक्स अपॉन वी। ठीक है, हमें वी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। फाइंड हो गया, एक्स कंपोनेंट निकाल लिया हमने। इसका एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल है? वी एक्स इज इक्वल टू वी, ये जो वी यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल हो गया? इसके वी कॉस थीटा के इक्वल हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट बेटा, इसी का वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? ये देखो यहीं पर मैं करा रही हूँ, थोड़ा सा गन तो बच जाएगा, लेकिन अगर मैं आगे लेकर जाऊँगी तो डायग्राम नहीं है आपके पास। यहाँ पर देखो वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पर ये थीटा जो फॉर्म हो रहा है किन दो चीज़ों के बीच में फॉर्म हो रहा है? परपेंडिकुलर के बीच में और हाइपोटेनस के बीच में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है कौन सा एंगल है? दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें किससे शो हो रहा है? ए बी से। ठीक है, ये लाइन ए बी हमें परपेंडिकुलर शो कर रही है। हाइपोटेनस कौन सी लाइन शो कर रही है? ओ ए। ए बी को हमने क्या नाम दिया? ए बी को हमने कहा वी वाई है, और ओ ए हमारे पास क्या है? ओ ए हमारे पास वी है। सो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? साइन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी। ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी। वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई किसके इक्वल हो गया बच्चे? वी वाई इक्वल हो गया टू वी साइन थीटा। अब हमेशा याद रखना, वाई एक्सिस पे जब भी आपके पास एंगल फॉर्म होगा तो वो साइन थीटा होगा, और एक्स कंपोनेंट हमेशा इसका क्या फॉर्म करता है? वी कॉस थीटा। ये इसके हमारे पास आ गए एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन आपके पास कौन सा थीटा यूज़ करोगे आप? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हम किस तरह से लेते हैं? टेल पेंटेड ब्लैक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें देता है टेंजेंट थीटा। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर है हमारे पास वी वाई, और बेस हमारे पास क्या है? वी एक्स। सो टेंजेंट थीटा हमारे पास आएगा बाय द वैल्यू वी वाई अपॉन वी एक्स। डायरेक्शन देता है हमें, टेंजेंट थीटा क्या देगा हमें? डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन यानी थीटा कौन कितना फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ? थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट का इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। दैट्स इट बेटा। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, जितने भी मंथ्स रहते हैं उसमें हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून।